मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया। हम रसमीकरण मिति की सवाल बना रहे थे। हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए, कुछ और भी क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। सवाल लिया मैंने 100 मिलीलीटर फोस्फीन है pH3 और इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। हम चाहते फिजिकल स्टेट, ये जी का मतलब गैस हमने लिख दिया। 100 मिलीलीटर फोस्फीन को गर्म करने पर P4 सॉलिड लिखा है। P4 सॉलिड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अभिक्रिया में आयतन में परिवर्तन होगा। सवाल ये दे रखा है कि हमने क्या किया, 100 मिलीलीटर फोस्फीन को गर्म किया। तो 100 मिलीलीटर फोस्फीन को गर्म करने पर एक तो हमको मिलता है P4 की भौतिक अवस्था ये सॉलिड बता रहा है, और साथ में बोला हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस है, और फोस्फीन की भौतिक अवस्था गैस दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब इसने अब सवाल में ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 50 मिलीलीटर से बढ़ जाएगा, दूसरा दे रखा है 100 मिलीलीटर से बढ़ जाएगा, थर्ड दे रखा है 150 मिलीलीटर से बढ़ जाएगा, एक हमको दे रखा है 50 मिलीलीटर से कम हो जाएगा। ठीक है, सवाल में क्या बोला, फोस्फीन को गर्म कर रहे हैं, और फोस्फीन को गर्म करके और हमको मिल क्या रहा है, एक तो मिला P4, एक आपको मिलेगा हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर आपको रिएक्शन नहीं भी आती हो ना, तो इस क्वेश्चन में हिंट दे रखा है ना कि pH3 को गर्म करने पर P4 और हाइड्रोजन मिलता है, तो इसी को देख के हमने रिएक्शन बना दी है। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो सब रिएक्शन अगर आपको नहीं भी आती ना, तो हिंट तो क्वेश्चन में देगा। चलो इसको मैं डिलीट करके दोबारा से लिखना बता देता हूँ। देखो फोस्फीन है, इसने बोला फोस्फीन, ये आपने लिख दिया फोस्फीन, इसको गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म किया, मिल क्या रहा है, एक तो इसको P4 सॉलिड मिल गया, ये P4, उसके साथ में क्या मिला आपको, ये हाइड्रोजन गैस मिली, ये लो बन गई रिएक्शन। क्या दिक्कत है? हाँ, मैंने आपसे बोला था जब भी रसमीकरण मिति के सवाल को सोल्व करें, जब भी स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन को सोल्व करें, आपकी रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे पहला काम इसको बैलेंस करें। देखो बैलेंस, इधर फास्फोरस 4 है, इधर 1 है, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फास्फोरस बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 × 3 क्या हुआ 12, इधर 2, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे रिएक्शन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के क्या पता लग रहा है, इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है। इसकी स्टोइकोमेट्री है 4:1:6, यही तो है 4:1:6, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अब इसने pH3 है ना, ये हमको गैस दे रखा है, और हाइड्रोजन भी गैस दे रखा है, पर P4 क्या है, सॉलिड है। मैंने आपसे बोला था कि जो गैस आयतन में जो परिवर्तन है वो मेनली गैस की वजह से आता है, आयतन में परिवर्तन सॉलिड की वजह से नहीं आता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं अगर हमारा 4 मिलीलीटर फोस्फीन का विघटन होता है, तो इससे हमको 6 मिलीलीटर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन मिलेगा। P4 तो मिलेगा नहीं ना, क्योंकि तो सॉलिड होता है, और सॉलिड का जो आयतन है वो तो हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं, तो इसका आयतन होगा नहीं। ऐसे बोल सकते हैं अगर आपने 4 ml फोस्फीन को गर्म किया तो आपको उससे 6 ml हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आप क्या बोल रहे हैं कि हम तो 100 मिलीलीटर फोस्फीन को गर्म कर रहे हैं। अगर आप 100 ml को गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा 6/4 × 100। इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास में 150 मिलीलीटर आ गया। तो समझना क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि हमने फोस्फीन कितना लिया था, तो फोस्फीन तो यार हमने 100 मिलीलीटर लिया था, और आपको अंत में क्या मिला, आपको अंत में तो 150 ml मिला। तो अभिक्रिया के आयतन में परिवर्तन कितना होगा, तो परिवर्तन ऐसे बोलेंगे ना, हमने तो 100 लिया था, हमको 150 मिला, तो परिवर्तन किसका होगा, 50 का। 50 में बढ़ा या कम हुआ, तो पहले 100 था, अब 150 होगा, तो बढ़ गया ना। इस क्वेश्चन का आंसर दिए जाएंगे अभिक्रिया का जो आयतन है वो 50 मिलीलीटर से बढ़ जाता है। फर्स्ट आंसर दिया जाएगा 50 ml से बढ़ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ आया? अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 852 ग्राम P4 O10 को उदासीन करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है, P4 O10 है, इसको उदासीन करना है किसकी मदद से, कैल्शियम ऑक्साइड की मदद से। और आपसे बोला गया कैल्शियम P4 O10 कितना है, 852 ग्राम है, तो इसको उदासीन करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की आवश्यकता होगी। पहले आप अभिक्रिया लिखेंगे, बिना अभिक्रिया के सवाल सोल्व नहीं किया जाता है। तो P4 O10 की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से। अब आपको ये अभिक्रिया याद कर लेनी है कि P4 O10 की अभिक्रिया अगर कैल्शियम ऑक्साइड से होती है तो हमको मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, पहली बार आपको अभिक्रिया याद करनी पड़ेगी, उसके बाद अब आपको पहली बार जब आपको बता रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। अब जब भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए कि P4 O10 और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो उससे कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। तो ये तो आपने स्केलेटन बना दिया, ये लो। ठीक है, आपने ये लिखा सबसे पहले ये लिखा कि P4 O10 को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करा के आपने कैल्शियम फॉस्फेट बना दिया। मैंने आपसे क्या बोला कि अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, तो दूसरा काम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। चलो इसको बैलेंस करते हैं। इधर कितने फास्फोरस है,
P4O10 फॉस्फोरस 4 है, इधर कितने 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उधर भी 4 फॉस्फोरस हो गए, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कितना हो गया 3 2 जा 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के कितना हुआ देखो, तो ऑक्सीजन ये हो गया 10 और 6 16, और यहाँ पर भी कितना रहा 4 दूनी 8 8 दूनी 16, बिल्कुल ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है, ठीक है। अब इसने क्या बोला P4O10 कितना लिया, अच्छा इस अभिक्रिया की रसायनिक गतिविधि क्या है, इसकी रसायनिक गतिविधि 1:6:2 है, इसका मतलब 1 मोल P4 को उदासीन करने के लिए हमको 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की आवश्यकता होगी, इसके 1 मोल को उदासीन करने के लिए इसके 6 मोल की जरूरत होगी। अब आपसे क्या बोला P4O10 कितना है 852 ग्राम है, तो आप इसके मोल बना लो यार, इसके मोल बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ P4O10 के मोल बना लेता हूँ। P4O10 के मोल बराबर ग्राम में भार अपॉन अणुभार, ग्राम में भार है 852 अपॉन अणुभार P4O10, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, ये लीजिए ये P4O10 आ गया आपका, ठीक है। फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का परमाणु भार होता है 31, ये लीजिए 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये बनेगा आपका 4 12 प्लस 160, ठीक है। इसका सम करें तो ये बन गया 284, इसका अणुभार आ जाता है 284, ठीक है। हमने इसको 284 से डिवाइड कर दिया, तो इसके मोल बनेंगे 3 मोल, इसका मतलब हमारे पास P4O10 के 3 मोल है, ठीक है। इसके कितने मोल आ गए हमारे पास, 3 मोल आ गए ना। अब देखो इसको देख के क्या पता लग रहा है, 1 मोल P4O10 को उदासीन करने के लिए हमको 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत है। अब इसके कितने मोल आ गए 3, तो 3 के लिए कितने की जरूरत है, तो 6 गुना, इसका मतलब हमको चाहिए 18 मोल, तो बोल देंगे हमको 18 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत है। पर सवाल में हमसे इसकी मात्रा पूछ रहा है, ये लीजिए मात्रा पूछ रहा है, मोल कितने है 18 है, ठीक है। मोल 18 है ना, अब 18 को किससे गुणा करें, हम इस 18 को इसके अणुभार से गुणा करें। अब इसका अणुभार कितना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का अणुभार कितना होगा, कैल्शियम को होता है 40 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 40 और 16 56, आपने इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाता है 1008 ग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हमको एक तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत होगी, 1008 ग्राम हमको कैल्शियम ऑक्साइड की आवश्यकता होगी इसको उदासीन करने के लिए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 12.5 ग्राम NaHCO3 के नमूने को गर्म करने पर 12.5 ग्राम NaCO3 के नमूने को गर्म करने पर 3 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होती है, नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करो। सवाल समझ लेना पहले। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारे पास में 12.5 ग्राम हमारे पास में NaHCO3 है, NaHCO3 को बोल दिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है हमको, इसको बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने गर्म किया तो इसको हमको CO2 मिला, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर आपको क्या मिलता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, एक तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट, एक हमको मिलेगा CO2 और एक हमको मिलेगा वाटर। अभिक्रिया याद कर लेना, ये लीजिए इसको हमने संतुलित करके लिखा, तो इसको 2 से गुणा करते ये पूरी अभिक्रिया आपके संतुलित हो जाती है। आप चेक कर लीजिए, 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, उधर भी 2 सोडियम है, कार्बन हुआ 2, इधर भी हो गया 1 और 1 2, ऑक्सीजन हो गया 6, इधर हो गया 3 2 5 1 6, इसका मतलब ये अभिक्रिया हमारी संतुलित है, ठीक है। अब समझना इसने क्या बोला कि 12.5 ग्राम एक इसका सैंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक नमूना है, इसको गर्म करने पर हमको 3 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होती है। आप इसको देखो, इसकी रासायनिक गतिविधि क्या है, 2:1:1:1 है ना, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं जब हमारे 2 मोल, इसको देखिए क्या बोला, जब 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का विघटन होगा तो हमको 1 मोल CO2 मिलेगी। 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम, अरे 1 मोल CO2 है ना यार, 1 मोल CO2 का मतलब क्या हुआ 44 ग्राम हो गया, और इसके कितने मोल, इसका ऐसे बोल सकते हैं ना कि 44 ग्राम CO2 हमको कौन देता है, तो 44 ग्राम CO2 हमको 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट देता है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका जो अणुभार है ना, इसका अणुभार ये होता है 84, तो 2 मोल का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 84 ग्राम, 2 × 84 ग्राम ये लिखा जा सकता है, 2 × 84 ग्राम। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 देता है बराबर
168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। आप कैसे लिखो? आप ये तो कहेंगे ना कि 44 ग्राम जो CO2 है, अगर आपको 44 ग्राम CO2 चाहिए तो 44 ग्राम CO2 के लिए तो हमको 168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की जरूरत होती है। सवाल में क्या बोला? CO2 कितना मिला आपको? CO2 आपको 3 ग्राम मिला, तो 3 ग्राम CO2 आपको देगा कौन? 3 ग्राम CO2 देता है बराबर, इसको लिख दिया जाएगा 168/44 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये लीजिए इतने ग्राम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट देगा। इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 11.45 ग्राम, इतने ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट देगा। इसका मतलब ये हमने जब कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन करने से हमको पता लग रहा कि 3 ग्राम CO2 अगर आपको चाहिए, 3 ग्राम CO2 आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 11.45 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की आवश्यकता होगी। ये मतलब हो गया। चलो अब इसने क्या बोला, मतलब हमने ये पता लगा लिया हमको 3 ग्राम अगर CO2 चाहिए ना, तो 3 ग्राम CO2 के लिए हमको 11.45 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। पर सवाल में क्या दे रखा है कि 3 ग्राम CO2 तो 12.5 ग्राम देता है। ये बोला 12.5 ग्राम देता है और हम क्या कह रहे हैं कि भैया 11.45 ग्राम ही देता है, पर ये बोला 12.5 देता है। इसका मतलब देता तो मतलब 3 ग्राम CO2 के लिए 3 ग्राम CO2 तो आपको 11.45 ग्राम ही दे देगा, पर इसने 11.45 की जगह इसने 12.5 लिया। इसका मतलब ये हुआ इसने जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो नमूना लिया वो अशुद्ध है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तभी तो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नमूना लेना पड़ रहा है ना। अगर मान लो ऐसा होता कि ये भी ऐसे बोलता ना 11.45 ग्राम देता है और यहाँ पे भी 11.4 आ गया, इससे हमको पता लगता कि हमारा जो सैंपल है वो 100% शुद्ध है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको जितनी जरूरत है हम उससे ज्यादा ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर कुछ अशुद्धि है, तो उसी अशुद्धि का हमको पता लगाना है। तो अशुद्धि का पता कैसे लगाएंगे? इसके अंदर कितनी प्योरिटी होगी? देखो अब प्योरिटी का मतलब समझाता हूँ पहले तो मैं आपको। प्योरिटी का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपसे बोला कि एक मेरे पास नमूना है, इसकी 20% शुद्धता है, समझना भैया। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि हमारे पास एक सैंपल है, इसकी 20% शुद्धता है। अब 20% शुद्धता का मतलब क्या हुआ? 20% शुद्धता का मतलब ये हुआ ना कि 100 ग्राम नमूने में 20 ग्राम शुद्ध है, ये मतलब हुआ। अरे भाई 20% अगर किसी की शुद्धता है, इसका मतलब ये हुआ अगर आप उसका नमूना कितना लोगे, 100 ग्राम लोगे, तो उसके अंदर वो जो पदार्थ है वो तो 20 ग्राम ही होगा। जैसे आपने बोला कि शुद्धता है 20 की जगह लिख दिया मैंने, शुद्धता है 25%। अब 25% शुद्धता का क्या मतलब हुआ? तो 25% शुद्धता का मतलब ये हुआ अगर आप 100 ग्राम नमूना लोगे तो उसके अंदर 25 ग्राम वो पदार्थ पाया जाएगा, बाकी 75 ग्राम उसके अंदर अशुद्धियां होगी। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ कि इसकी शुद्धता है 35% शुद्धता है, तो 35% शुद्धता का मतलब 100 ग्राम जो नमूना है, 100 ग्राम नमूने के अंदर 35 ग्राम पाया जाएगा। तो प्रतिशत शुद्धता का क्या मतलब हो रहा है? अरे यार समझ में आ रहा है ना? 100 ग्राम नमूने के अंदर जितने ग्राम पदार्थ पाया जाता है वो उसकी प्रतिशत शुद्धता कहलाती है। मतलब इससे बोलो 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम नमूने में जितने ग्राम पाया जाएगा वो उसकी प्रतिशत शुद्धता कहलाती है। ये मतलब है सीधा सीधा प्रतिशत शुद्धता का। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इसके अंदर शुद्धता मतलब इसके अंदर पदार्थ कितना है? 11.45 ग्राम है। कब है? जब नमूना आपका 12.5 ग्राम है। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 12.5 ग्राम नमूने में है बराबर 11.4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मतलब हुआ आपका नमूना अगर 12.5 ग्राम है तो 12.5 ग्राम के अंदर कितना है? 11.45 ग्राम है। हमने भी क्या बोला? प्रतिशत शुद्धता का क्या मतलब है? तो प्रतिशत शुद्धता का मतलब 100 ग्राम नमूने में जितने ग्राम होगा वो उसकी प्रतिशत शुद्धता कहलाती है। तो हमने पूछ लिया फिर कि बताइए फिर 100 ग्राम नमूने में कितना होगा? तो 100 ग्राम नमूने में जाएगा 11.45 अपॉन 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गया आपकी। इससे हम डायरेक्ट प्रतिशत शुद्धता निकालेंगे। आप इसको सोल्व करके देख लेना, ये आ जाता है 91.6%, यानी इसकी प्रतिशत शुद्धता। ठीक है, तो आप तो एक अपने दिमाग में एक सीधा सीधा कंसेप्ट फिट कर लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाए इसकी प्रतिशत शुद्धता क्या होगी, तो प्रतिशत शुद्धता का मतलब 100 ग्राम नमूने में जितने ग्राम पाया जाता है वो उसकी प्रतिशत शुद्धता कहलाती है। जैसे 100 ग्राम नमूने के अंदर अगर
100 ग्राम नमूने के अंदर अगर 75 ग्राम पाया जाता है तो शुद्धता होगी 75%। 100 ग्राम नमूने में अगर 12.5 ग्राम पाया जाता है तो उसकी प्रतिशत शुद्धता होगी 12.5%। 100 ग्राम नमूने में अगर 9 ग्राम पाया जाता है तो उसकी प्रतिशत शुद्धता होगी 9%। ये सीधा सीधा मतलब है प्रतिशत शुद्धता का। तो प्रतिशत शुद्धता का सीधा सीधा तात्पर्य 100 ग्राम नमूने के अंदर जितने ग्राम पाया जाएगा वो उसकी प्रतिशत शुद्धता कहलाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट को सवाल है ये वाला। ठीक है जी, अगला सवाल देते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है 0.01 मोल क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर से क्रिया कर एक गैस देता है, एंटी पेपर उत्पन्न गैस का आयतन ज्ञात करो। सवाल ये है कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म जो है वो सिल्वर पाउडर के साथ क्रिया कर रहा है। क्लोरोफॉर्म ने सिल्वर पाउडर के साथ क्रिया करके और एक गैस बनाई, और आपको क्या करना है, वो जो गैस बनी उसका एनटीपी पे आयतन निकालना है। और इसने बोला क्लोरोफॉर्म ले रहे 0.01 मोल, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया उस सिल्वर से करवानी होगी। देखो अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं, क्लोरोफॉर्म है, अभिक्रिया लिख रहे हैं। चलो संतुलित बाद में करते हैं, पहले अभिक्रिया लिख देता हूं। देखो भाई हमसे क्या बोला, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3। इसकी क्रिया किससे करवानी है, सिल्वर से करवानी है। तो जैसे इसकी सिल्वर से क्रिया होगी, एक तो बनाया गया AgCl और गैस बनती है C2H2, एसिटिलीन जिसे बोलते हैं। तो C2H2 गैस प्लस AgCl बनता है, ये सॉलिड होता है AgCl। ठीक है जी, ये बन गया। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। अब इसको संतुलित करें, देखो कार्बन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना हुआ, 6, तो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा। जैसे आपने 6 लिखा, सिल्वर 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 लिया, तो ये लीजिए संतुलित हो गया। ठीक है, अब इसको देख के क्या पता लग रहा है, इसको देख के पता लग रहा है 2 मोल अगर क्लोरोफॉर्म के होते हैं, 2 मोल अगर क्लोरोफॉर्म के, तो हमको 1 मोल एसिटिलीन मिलेगी। 2 मोल क्लोरोफॉर्म से 1 मोल एसिटिलीन मिलती है। अब आपसे क्या बोला गया, क्लोरोफॉर्म कितना आपके पास में 0.01 मोल है। अगर इसका 0.01 मोल है, 2 से कितना मिला, 1 मिला, तो 0.01 से कितना मिलेगा भैया, 2 से 1, 2 से 1 का मतलब आधा मिल रहा है, तो 0.01 है, तो 0.01 से कितना मिलेगा, तो 0.01 है। इस 0.01 में 0.01 के अंदर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 0.01 को 2 से डिवाइड किया, ये बन जाएगा 0.005 मोल मिलेगा। हमसे पूछा आयतन, ये लीजिए, ये तो आपसे आयतन पूछ रहा है ना, C2H2 का आयतन पूछा जा रहा है। STP पर आयतन क्या लिखेंगे, मोल कितना है, 0.005 मोल है। हम इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर ये लीटर में आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 22.4 से, तो हमको दे देता है 0.112 लीटर। ये लीजिए, इतना आयतन प्राप्त हो जाएगा, इतना लीटर। अगर मिलीलीटर में आंसर आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लीटर हमारा मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अब ये जो सवाल है ना, बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको ये अभिक्रिया याद करनी है। अब ये अभिक्रिया याद कर लेना, ये मैं आपको जो करा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो आपने चलो अभिक्रिया बता दी, कुछ और आ जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ और कुछ नहीं आता है। ये आपको जो बताया जा रहा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड है, एग्जाम में ऐसे से आपसे पूछे जाएंगे। बस इतना सा हो सकता है, डाटा इधर की उधर हो जाएंगे, पर क्वेश्चन एक ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं आप इनको अच्छे से याद कर लो, अभिक्रिया भी अच्छे से याद कर ले। ये नहीं सोचे सर ये तो आपने बता दिया, इसके अलावा कुछ और आ जाएगा, तो ऐसा कुछ एग्जाम में कुछ नहीं आता है जो आपको क्लास में नहीं बताया जाएगा। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना वही एग्जाम में आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट के 1 ग्राम मिश्रण को गर्म करने पर, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के 1 ग्राम मिश्रण को गर्म करने पर एनटीपी पर 240 सेंटीमीटर क्यूबिक CO2 गैस प्राप्त होती है। मिश्रण का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। सवाल ये दे रखा है कि हमारे पास एक तो कैल्शियम है और एक मैग्नीशियम है। कैल्शियम का भी कार्बोनेट है और मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट है, और वो जो मिश्रण है उसकी मात्रा है 1 ग्राम, उसको हमने गर्म किया। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मिश्रण है और मिश्रण हमारा 1 ग्राम है। उसको गर्म करने पर हमको एनटीपी पर 240 मिलीलीटर CO2 गैस मिली। हमसे पूछा जा रहा है वो जो मिश्रण है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या क्या परसेंटेज होगा। चलो जी देखो, अब कैल्शियम कार्बोनेट है, अब आपको ये तो आने लग गया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है, जब इसका विघटन होता है, एक तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक आपको मिलेगा CO2। इसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें, एक आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक आपको मिलेगा CO2। ये मैंने अभिक्रिया लिखी, आप सबसे पहले तो अभिक्रिया लिख लीजिए।
कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, एक तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड साथ में CO2, उसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर आपको मिलेगा एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक आपको मिलेगा CO2। ये मिल गया। आपसे बोला क्या मिश्रण कितना 1 ग्राम है, 1 ग्राम है ना, तो मैंने मान लिया वो जो 1 ग्राम मिश्रण है उस 1 ग्राम मिश्रण के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मेरा x ग्राम है, तो अगर ये x ग्राम होगा तो फिर वो तो 1 - x ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास x ग्राम है तो फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा 1 - x ग्राम। अगर मोल बनाए, मोल कैसे बनाएंगे, ग्राम में बार अपॉन अणुभार, कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम में बार x है और कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार 100 होता है, कई बार हमने काम में ले लिया, इसके मोल आएंगे 100/x/100 मोल, इसके भी मोल बना लो। मैग्नीशियम कार्बोनेट अणुभार निकालो, मैग्नीशियम का होता है 24, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 48, 48 और 12 हो गया 48 12 60, 60 और 24 अगर करें तो ये आएगा 84, इसके मोल आ जाएंगे 1 - x/84, इसके मोल आगे, दोनों के मोल निकाल लिए। देखना इसको देख के क्या पता लग रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का अगर विघटन होता है तो 1 मोल CO2 मिलेगा। हाँ, अगर x/100 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हो तो हमको ये बोल देंगे ना कि x/100 मोल ही CO2 मिलेगा। ठीक है, इधर भी देखें 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर विघटन होता है 1 मोल से हमको 1 मोल CO2 मिलेगा, पर मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 1 - x/84 है तो हमको CO2 भी 1 - x/84 मोल ही मिलेगा। इससे मेरे को पता लगा कि इधर से हमको x/100 मोल CO2 मिला, यहाँ से हमको 1 - x/84 मोल CO2 मिला। पर इसने तो बोला आयतन एनटीपी पर, ये तो मोल है तो इस मोल से आयतन भी बनाया जा सकता है। तो मैं क्या करूं, ये जो मोल है इसको 22004 से गुणा करूं तो इसका आयतन आ जाएगा CO2 का, इधर भी 22400 से गुणा करूं इसका भी आयतन आ जाएगा। फिर इसने क्या बोला, कुल आयतन तो 240 मिल रहा है ना, तो यहाँ CO2 का आयतन, यहाँ जो CO2 का आयतन है इन दोनों को जोड़े उसका योग 240 होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखो मैंने ये लिख दिया x/100 × 22400, ये तो CO2 का आयतन कौन सा आ गया जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिला। मैग्नीशियम कार्बोनेट से जो CO2 मिला उसका आयतन 1 - x/184 तो मोल है, 22400 से गुणा कर दे तो ये आयतन में बन गया। और दोनों का योग कितना बोला 240, योग हमने 240 कर दिया है। ठीक है जी, इसको सोल्व करें तो मैंने 100 × 84 को एलसीएम ले लिया है तो यहाँ बनेगा, अच्छा 22400 को इधर डिवाइड कर देता हूं मैं तो ये बन जाएगा ना 240/22400, तो यहाँ तो बनेगा 84 + 100 - 100 x ये आ जाएगा। यहाँ तक पहुंच गया अपन। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये जो 100 × 84 है ना, इनको ऊपर भेज देता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 84 + 100 - 100x। तो देखो -100x और 84x इनको सोल्व करें तो ये -16x आएगा, तो ऊपर तो बचेगा 100 - 16x, 100 - 16x बराबर 240/22400 और 100/84 को ये ऊपर भेज दिया है। यहाँ से इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाता है 240 × 84/224। इसको सोल्व करने पे ये आता है 90। यानी एक तरह से देखा जाए तो 100 - 16x की वैल्यू 90 आपके पास आ गई। तो 100 में से 16x बराबर आ जाएगा आपके पास में 10, x का मान आ जाएगा 5/8, x का मान 5/8 आ गया। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5/8 आ गई ना। आपसे क्या बोला गया कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना x ग्राम है तो इसकी मात्रा x, मिश्रण कितना 1 × 100, x की वैल्यू 5/8 रखे तो यह आ जाएगा 62.5%। अगर ये 62.5% है तो दूसरे का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 62.5 को माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाता है 37.5%। तो इसका आंसर दे देंगे 37.5% तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है और 62.5% आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी स्मार्टली आपको हैंडल करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप देख लीजिए हमने कैलकुलेशन बिल्कुल इजी गोइंग में कर रही है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल हमने लिया 5 लीटर प्रोपेन का पूर्ण दहन करने के लिए एसटीपी पर कितने लीटर वायु की आवश्यकता होगी। वायु में 20% ऑक्सीजन आयतनात्मक रूप से उपस्थित है। अब मैं जो सवाल ले रहा हूँ दहन के सवाल ले रहा हूँ, दहन की अभिक्रिया। देखो जब भी हम हाइड्रोकार्बन का दहन करवाते हैं, दहन करवाने का मतलब वो जो भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन कार्बन से बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हमने क्या किया,
हाइड्रोकार्बन का दहन करवाने का मतलब उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवानी होगी। हाइड्रोकार्बन का दहन कराओगे तो आपको मिलेगा CO2 और H2O। ठीक है, तो जब भी आपको अभिक्रिया लिखनी हो, दहन की अभिक्रिया लिखनी हो, उसका तरीका क्या है, वो जो भी हाइड्रोकार्बन है उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा दो, उत्पाद में CO2 H2O बना दो और उसको संतुलित कर दो। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप दहन की अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, जब भी हाइड्रोकार्बन की दहन की अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, संतुलित करने के लिए आपको इसको संतुलित करना है CHO के ऑर्डर में। इसका मतलब सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और थर्ड नंबर पे आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। तो ये बातें आप याद कर लीजिए। क्या बोला मैंने आपसे? पहली बात तो आपको अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए। अभिक्रिया लिखने का तरीका क्या बताया कि जब भी हाइड्रोकार्बन का दहन होगा, दहन होने का मतलब हाइड्रोकार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवानी है, उत्पाद में CO2 और H2O बनाना है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को। इस ऑर्डर में इसको बैलेंस करना होता है। चलिए जी, आपने क्या बोला, 5 लीटर प्रोपेन है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 प्रोपेन है। दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवानी है, उत्पाद में क्या बनाना है, CO2 और H2O। तो हमने उत्पाद में CO2 H2O बना दिए। चलिए, ये तो मैंने बैलेंस करके रख रखा था ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, दोबारा से संतुलित करते हैं। ये स्केलेटन तैयार हो गया। बैलेंस करें, मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है। चलो जी, कार्बन को बैलेंस करें। इधर कार्बन कितने, 3, इधर 1, या 3 से गुणा किया तो कार्बन संतुलित हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पर किसको बैलेंस करें भैया, हाइड्रोजन। देखिए इधर हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 और इधर कितने, 2, तो यहाँ पर 4 से गुणा करते हैं, ये हाइड्रोजन संतुलित हो गया। थर्ड नंबर पे किसको संतुलित करना है, ऑक्सीजन। देखिए इधर ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 2 जा 6, 6 और 4 कितना 10, उधर 10, इधर 2, तो यहाँ पर ये 5 आते हैं। ये लीजिए संतुलित हो गई। ये अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका है। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, 5 लीटर प्रोपेन का दहन करवाना है। 5 लीटर प्रोपेन, इसको देख के क्या पता लग रहा है, इसको देख के पता लग रहा है इसकी रस समीकरण है 1:5 दिख रहा है ना, 1:5, इसका गुणांक 1:5। तो वैसे बोल सकते ना, 1 लीटर प्रोपेन का दहन करवाना हो तो उसके लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए 5 लीटर। इसमें क्या बोला कि हम तो 5 लीटर का दहन करवाएंगे, तो 5 लीटर का करवाएंगे, आपको ऑक्सीजन चाहिए 25 लीटर। यानी हमको पता लग गया 5 लीटर प्रोपेन के दहन के लिए 25 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन 25 लीटर चाहिए। इसने सवाल में क्या पूछा, ऑक्सीजन नहीं पूछा, इसने बोला वायु की आवश्यकता, वायु पूछ रहा है। ये जो सवाल है ना, बच्चे का आते हुए भी गलत हो जाता है। बच्चा क्या करता है, 25 लीटर पे टिक करके आ जाएगा, ऑप्शन सवाल ये आएगा और पहले ऑप्शन के अंदर 25 लिखा रहेगा। तो 25 लीटर कब देना है, जब आपसे पूछा जाए कि तुम्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। पर सवाल में ऑक्सीजन ना पूछ के ये आपसे वायु पूछ रहा है, और इसने सवाल में दे रखा है वायु में 20% ऑक्सीजन आयतनात्मक रूप से पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 20% आयतनात्मक रूप का मतलब ये हुआ, अगर आपकी वायु 100 लीटर है, अगर आपकी वायु 100 लीटर है तो 100 लीटर के अंदर ऑक्सीजन, हाँ, वायु अगर 100 लीटर है तो 100 लीटर वायु के अंदर ऑक्सीजन होगी 20 लीटर। 100 के अंदर 20 लीटर, इसका मतलब समझे कितना, 5 गुना। ऐसा बोल सकते हैं कि वायु का जो आयतन है वो ऑक्सीजन के आयतन का 5 गुना होता है। अरे यार देख लो ना, ऑक्सीजन अगर 20 लीटर है, इसका वायु तो 100 लीटर आएगी ना। अब 20% का मतलब ये हुआ ना, 100 लीटर वायु में 20 लीटर ऑक्सीजन है। ऐसे बोलते 20 लीटर ऑक्सीजन है तो वायु तो 100 लीटर है, 20 यानी 5 गुना हो गया ना। इसका मतलब वायु का जो आयतन होता है वो ऑक्सीजन के आयतन का सीधी सीधी बात है 5 गुना होता है। या हम इसको समझ सकते हैं ना, वायु का आयतन बराबर 5 गुना होता है ऑक्सीजन का आयतन। ये लीजिए, अब आपसे वायु का आयतन पूछ रहा है ना, तो 5 गुना, ये लीजिए ऑक्सीजन कितना है 25 लीटर, इसको मल्टी सोल्व करें तो आ जाता है 125 लीटर। हम आंसर देंगे, हमको 125 लीटर वायु की आवश्यकता होगी, 125 लीटर वायु हमको चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक आपको मैंने दहन का सवाल सोल्व करना सिखा दिया है। दहन का मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं दहन का आपके लिए। प्रोपेन तथा ब्यूटेन के 3 लीटर मिश्रण का पूर्ण दहन करवाने पर 10 लीटर CO2 गैस प्राप्त होती है। मिश्रण में प्रोपेन तथा ब्यूटेन का आयतन ज्ञात करो। देखो वही उसी टाइप का सवाल ले लिया। अभी जो सवाल लिया था उसमें मैंने प्रोपेन का दहन करवाया था। अब मैं सवाल क्या ले रहा हूँ, एक मिश्रण है और मिश्रण हमारा 3 लीटर है। एक मिश्रण है और मिश्रण कितना, 3 लीटर है। उस 3 लीटर मिश्रण के अंदर उस 3 लीटर मिश्रण में एक तो प्रोपेन है और ब्यूटेन है, उसका पूर्ण दहन करवाया तो बोला 10 लीटर CO2 मिली। देखो अब क्या कर रहे हैं, अब जब भी मिश्रण के सवाल आए और दहन करवाओ ना, तो एक काम किया करो, अभिक्रिया दोनों की अलग अलग लिखा करो। तो आप एक काम करो, प्रोपेन का दहन अलग से करवा दो, ब्यूटेन का दहन अलग से करवा दो। तो मैंने
प्रोपेन की दहन की अभिक्रिया तो ये लिखी और ब्यूटेन की दहन की अभिक्रिया लिख दी। प्रोपेन की तो आपको अभी भी सिखाई थी, वो क्यों लिख दी मैंने। ब्यूटेन होता C4H10, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के CO2H2 बना दिया, इसको संतुलित करा तो ये हमारे पास अभिक्रिया आ गई है। संतुलित कैसे किया? प्रोपेन तो मैंने सिखा दिया, चलो जो ब्यूटेन को संतुलित कर लेते हैं। ये ब्यूटेन को संतुलित करना बता देता हूं आपसे। अभी भी क्या बोला, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? कार्बन इधर कितने 4, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, कार्बन संतुलित हो गया नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने 10, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर 5 आते ही ये हाइड्रोजन संतुलित हो गया। ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन कितना हुआ 4 दूनी 8 और 5 कितना हुआ 13, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 13/2 लिखते ही ये ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। ठीक है, आपसे क्या बोला, मिश्रण कितना है हमारा 3 लीटर है, 3 लीटर मिश्रण है। मैंने मान लिया इस 3 लीटर मिश्रण के अंदर प्रोपेन हमारा x लीटर है। अगर x लीटर होगा तो यार वो तो 3 - x लीटर होगा। चलिए ये x लीटर मान लिया। अब देखो इसकी रसायनिक मिति क्या है, 1:5:3:4। इसको देख के नहीं पता लग रहा, 1 लीटर प्रोपेन हमको 3 लीटर CO2 देगा, पर प्रोपेन तो हमारा x लीटर है, x लीटर हमको 3x लीटर CO2 देगा। इधर आ जाओ ब्यूटेन पे, ब्यूटेन का गुणांक 1 है, CO2 का गुणांक 4 है। इससे हमको पता लगा कि 1 लीटर ब्यूटेन हमको 4 लीटर CO2 देता है, पर ब्यूटेन हमारे पास है 3 - x लीटर, तो CO2 मिलेगा 3 - x × 4 लीटर ये मिलेगा। और सवाल में क्या बोला, दोनों का मिश्रण का दहन करवाने पर 10 लीटर CO2 मिलता है। इसका मतलब इससे हमको मिलेगा 3x लीटर CO2, इससे हमको मिलेगा 4 × 3 - x लीटर CO2, और दोनों का योग आएगा 10 लीटर। तुमने क्या किया, ये जो CO2 है और ये जो CO2 इनका योग किया, और इसका योग हमारे पास में 10 लीटर आना चाहिए। तो देखो मैंने कर दिया नहीं, 3x + 4 × 3 - x, इसका योग आएगा 10 लीटर। ठीक है, इसको सोल्व करें, 3x + 12 - 4x = 10, यहाँ से x का माना जाएगा 2 लीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 लीटर। आपसे क्या बोला गया, मिश्रण के अंदर इनका कितना कितना आयतन है, तो हम आंसर देंगे x का मतलब प्रोपेन है 2 लीटर और मिश्रण 3 लीटर है ना, ये अगर 2 लीटर है तो फिर ब्यूटेन आ जाएगा आपके पास में 1 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, इसका जो मिश्रण है, मिश्रण के अंदर 2 लीटर तो प्रोपेन पाई जाएगी और इसके अंदर 1 लीटर ब्यूटेन पाई जाएगी। ये सवाल आ जाएगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी मिश्रण वाला सवाल आए तो आप ऐसे मत कर देना ब्यूटेन प्रोपेन साथ में लिखे, दोनों के एक साथ अभिक्रिया लिख दे। नहीं, ब्यूटेन के दहन की अभिक्रिया अलग से लिखो और प्रोपेन के दहन की अभिक्रिया अलग से लिखो। जैसे अभी ने एक क्वेश्चन और कराया था ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट का उसका मिश्रण था, तो आपने देखा मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की विक्टन की अभिक्रिया अलग लिखी और मैग्नीशियम कार्बोनेट की विक्टन की अभिक्रिया अलग लिखी। जब भी मिश्रण का सवाल आता है ना, तो अभिक्रिया अलग अलग लिख के सोल्व किया करें। ठीक है जी, एक सवाल और लाए आपके लिए, आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। देखो अगला क्वेश्चन है, CO तथा CO2 के 2 लीटर मिश्रण को रक्त तप्त कार्बन से गुजारने पर प्राप्त मिश्रण का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1.4 गुना प्राप्त होता है। मिश्रण का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। पहले तो आप सवाल पढ़ लीजिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला गया कि आपके पास एक मिश्रण है और मिश्रण है 2 लीटर मिश्रण है। उस 2 लीटर मिश्रण के अंदर क्या क्या है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक CO2 है। सवाल समझना, आपके पास में 2 लीटर मिश्रण है, उस 2 लीटर मिश्रण के अंदर एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा CO2 है। उसको हमने क्या किया, रक्त तप्त कार्बन से गुजार दिया दोनों को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभिक्रिया देखो दोनों के अलग अलग लिखी। मतलब आप CO2 को भी रक्त तप्त कार्बन का मतलब कार्बन से गुजार रहे हो ना, तो आपने क्या किया, CO2 को भी कार्बन से गुजारा और उसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कार्बन से गुजारा। मिश्रण कितना है, 2 लीटर है। पहले तो अभिक्रिया समझ लीजिए, CO2 को जैसे हम कार्बन से गुजारते हैं तो ये आपको CO2 को, ये CO2 कार्बन जो है ना, कार्बन एक अपचायक की तरह काम करता है। ये काम करता है अपचायक की तरह, ये अपचायक की तरह काम करता है। अभी आप अगर अपचायक नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि ये कार्बन क्या करता है, CO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है। तो देखो इसने क्या किया, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कार्बन के ऊपर से पास होगा तो ये उसके साथ में कोई भी क्रिया नहीं करता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने नो रिएक्शन, कोई भी क्रिया नहीं होती। अभिक्रिया केवल CO2 करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी क्रिया नहीं करेगा। और अभिक्रिया ये करिए, इसको संतुलित करके लिखा तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये लीजिए अभिक्रिया की, दोनों अभिक्रिया लिख दी हमने। मिश्रण कितना है हमारे पास, 2 लीटर है, तो 2 लीटर मिश्रण है तो मैंने मान लिया 2 लीटर मिश्रण के अंदर x लीटर हमारे पास CO2 है। अगर ये x लीटर होगा तो फिर यार ये तो 2 - x लीटर होगा। ठीक है,
इसकी रासायनिक गतिविधि क्या है, ये देखो इसका गुणांक 1 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का गुणांक तो 2 आ गया। इसका मतलब अगर 1 लीटर CO2 गुजारोगे उस तो हमको उत्पाद में 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। हमने तो x लीटर CO2 को गुजारा, x लीटर CO2 गुजारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उत्पाद में हमको 2x लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। नहीं, हमको ये पता लग गया कि इधर तो हमको 2x लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। इधर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना गुजारा, ये तो कार्बन है और कार्बन के ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड कितना जा रहा है, 2 - लीटर जा रहा है। तो 2 - लीटर जाएगा तो अभी क्रिया तो कर ही नहीं रहा, तो जब 2 - लीटर जाएगा उत्पाद में भी 2 - लीटर ही मिलेगा। इसका मतलब इधर आयतन कितना मिलेगा, 2 - लीटर मिलेगा और इधर आयतन मिलेगा 2x लीटर, यानी कुल आयतन कितना मिला, कुल आयतन मिल गया हमको 2x + 2 - की कुल आयतन मिला। प्रश्न क्या बोला कि जो अंतिम आयतन है ना वो प्रारंभिक का 1.4 गुना मिला। प्रारंभिक तो 2 लीटर है ना, यानी अंतिम आयतन आपका 1.4 का 2 गुना बन गया। ये 2 लीटर का 1.4 गुना का मतलब 2.8 बन गया। इसका मतलब इन दोनों का योग आएगा 2.8। समझ गए। यहाँ से x का मान निकाल लिया, x का मान कितना है मेरे पास में 0.8 लीटर, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.8, ये 0.8 आ गया। आपसे परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज ऑफ CO2 का परसेंटेज क्या होगा, आयतन कितना x, कुल आयतन 2, तो ये लिखोगे ना x और 0.2 × 100, x की वैल्यू रखेंगे 0.8, ये उत्तर आ जाएगा 40%। अगर ये 40% है तो दूसरा तो 60% आएगा ना, तो आंसर दे देंगे 40% एंड 60%। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं तुल्यांकी भार के बारे में। हेडिंग हमारा है तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट और इसका सिंबल है E। हमने हेडिंग लिख दिया तुल्यांकी भार, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट या इसका सिंबल लिखा जाता है E। तुल्यांकी भार क्या होता है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी डेफिनेशन हम दें, देखो कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है, किसी पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है वो उसके भार भागों की वो संख्या है, भार भागों की वो संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008, ऑक्सीजन के 8, क्लोरीन के 35.5 तथा सिल्वर के 108 भार भागों के साथ या तो क्रिया कर जाए या इन भार भागों को उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर दे, इसको बोल दिया जाता है उसका तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार की डेफिनेशन मैंने ये लिखवाई है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके भार भागों की वो संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भार भाग, ऑक्सीजन के 8 भार भाग, क्लोरीन के 35.5 भार भाग तथा सिल्वर के 1.008 भार भागों से क्रिया करें या उनको उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर सके, उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। देखो अभी जो डेफिनेशन दी ना, इस डेफिनेशन से आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जांपल लेके और मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप ये डेफिनेशन तो नोट कर ले। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा इसका कांसेप्ट क्या होता है तुल्यांकी भार का मतलब। जैसे एक एग्जांपल लिया, निम्न के अंदर सल्फर का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। ठीक है, पहला एग्जांपल लिया मैंने SO2, दूसरा लिया मैंने SO3, तीसरा लिया मैंने H2S और फोर्थ हमने ले लिया H2Cl2, और इन सब के अंदर हमको सल्फर का तुल्यांकी भार निकालना है। जिसका तुल्यांकी भार निकाला उसको अंडरलाइन कर दिया, ये लीजिए इधर इसमें सल्फर का तुल्यांकी भार निकालना है, इसमें भी सल्फर का, ये लीजिए सल्फर का तुल्यांकी भार, ये सल्फर का तुल्यांकी भार निकालना है। तो ना देखो SO2 का मतलब ये हुआ कि ये सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये सल्फर SO2 का मतलब ये सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अभी भी मैंने क्या समझाया था, अभी मैंने समझाया था, देखो डेफिनेशन मैंने जो दी ना, डेफिनेशन किस किस के रेस्पेक्ट में दी, एक तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, दूसरा हमने ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, एक सिल्वर, इन चार के रेफरेंस लिया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंने आपसे क्या बोला था, ऑक्सीजन की डेफिनेशन में ऑक्सीजन के लिए क्या लिखवाया था कि जो ऑक्सीजन के 8 भागों के साथ क्रिया करे। देखो SO2 कैसे बना, SO2 के अंदर सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, सल्फर के 1 परमाणु का मतलब इसका 32 भाग आया, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु का मतलब 16 दूनी 32। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि SO2 बनने के लिए क्या हुआ, सल्फर का 32 भाग, ये जो भाग का मतलब ये भार के रूप में ले रखा, भार मैंने इसका जो भाग है, भाग का मतलब ये भार के रूप में ले रहा हूं, तो इसको देख कैसे नहीं लग रहा जैसे सल्फर का 32 भाग ऑक्सीजन के 32 भाग के साथ मिलके SO2 बना रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन का जो 32 भाग है वो सल्फर के 32 भाग से क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन का 32 भाग सल्फर के 32 भाग से क्रिया कर रहा है। तो हमने पूछा फिर ऑक्सीजन का 8 भाग किसके साथ कंबाइन होगा, तो बोलता है 32 अगर 32 से होगा तो 8 8 के साथ कंबाइन होगा, इसलिए हमें पता लगा SO2 के अंदर सल्फर का तुल्यांकी भार आएगा 8, क्योंकि तुल्यांकी भार की डेफिनेशन क्या बताए, तुल्यांकी भार की डेफिनेशन वो है जो ऑक्सीजन के 8 के साथ कंबाइन होगा वो उसका तुल्यांकी भार होगा।
ये हमने ऑक्सीजन इसलिए लिया क्योंकि कंपाउंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखना, SO3 में भी कंपाउंड ऑक्सीजन का ही है। तो फिर चलते हैं, SO3 में हुआ क्या, सल्फर 32 हो गया, एक परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3, 16 परमाणु बार 16, 16 3 48। इसका मतलब SO3 के अंदर हुआ क्या, ऑक्सीजन का जो 48 भाग है वो सल्फर के 32 भाग के साथ कंबाइन हो रहा है। SO3 में हुआ क्या, ऑक्सीजन का जो 48 भाग है, ऑक्सीजन का 48 भाग सल्फर के 32 के साथ कंबाइन हुआ। तुल्यांकी भार की परिभाषा क्या होती है, जो ऑक्सीजन के 8 के साथ कंबाइन होगा। तो हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। यूनिटरी मेथड क्या लगा है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना, कि जो यूनिटरी मेथड हमने ये अप्लाई कर दिया। ये लीजिए, यूनिटरी मेथड से सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो, आपने बोला ऑक्सीजन का जो 48 भाग है, 48 ऑक्सीजन के 48 भाग के साथ में सल्फर का 32 कंबाइन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के 1 के साथ कितना कंबाइन होगा, तो ऑक्सीजन के 1 के साथ में सल्फर का कंबाइन होगा 32/48, और 8 के साथ कितना कंबाइन होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीजिए आगे। ये तो लिखोगे ना, कैसे किया मैंने, ऑक्सीजन 3 परमाणु का 48 हो गया, सल्फर का 32 हो गया। तो ऐसे बोलो कि ऑक्सीजन का जो 48 भाग है वो सल्फर के 32 के साथ कंबाइन हो रहा है। तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार वो होगा जो ऑक्सीजन के 8 के साथ कंबाइन होगा। जब 48 के साथ 32 हुआ तो 8 के साथ कितना होगा, 32/48 इंटू 8, ये लिखोगे ना। इसको सोल्व कर दिया जाता है 16/3 प्लस 8। तो मैं बोल सकते हैं ना कि जो SO3 है, इस SO3 के अंदर सल्फर का तुल्यांकी भार होगा 16/3। ठीक है, और समझाते हैं। ये तो मैंने दोनों कंपाउंड ऑक्सीजन के लिए। चलिए मैं हाइड्रोजन का कंपाउंड लेके बताता हूँ। थर्ड एग्जांपल ले लिया मैंने, H2S। सल्फर का तुल्यांकी भार निकालना है। अब देखो सल्फर, अब H2S में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो हाइड्रोजन का हो गया 2, सल्फर हो गया 1 परमाणु का, मतलब 32 हो गया। इसको देख के क्या पता लग रहा है कि हाइड्रोजन का 2 भाग सल्फर के 32 के साथ क्रिया कर रहा है। मैंने जो अभी डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन में क्या बोला था, हाइड्रोजन का जब रेफरेंस लेते तो क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोजन के 1.008 के साथ कंबाइन होगा, 1.008 लगभग 1 ही ले लिया जाता है। तो ऐसे बोल सकते हैं, जो हाइड्रोजन के 1 के साथ कंबाइन होगा, तो हाइड्रोजन के 2 के साथ कितना कंबाइन हुआ, 32। तो हाइड्रोजन के 1 के साथ कितना कंबाइन होगा, 16। इसका मतलब इस H2S के अंदर सल्फर का तुल्यांकी भार 16 बन जाएगा। ये लीजिए, सोल्व हो गया। एक और एग्जांपल लिया मैंने, 4th H2Cl2। अब देखो, अब मैंने क्लोरीन का कंपाउंड ले लिया। जब क्लोरीन का कंपाउंड लिया तो डेफिनेशन क्या बताई थी, अगर क्लोरीन का कंपाउंड है तो क्लोरीन के 35.5 के साथ कंबाइन होना चाहिए। इधर देखो H2Cl2, सल्फर के 2 परमाणु है तो 16, सल्फर का परमाणु भार होता है 32, 32 दूनी कितना हो गया 64, और Cl2 का मतलब क्लोरीन का परमाणु भार 35, तो ये हो गया 35.5 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको देख के क्या पता लग रहा है, 2 इंटू 35.5 के साथ कंबाइन हो रहा है 64, तो 35.5 के साथ कितना होगा, तो 64/2 यानी 32। तो इसको देख के पता लग रहा है कि क्लोरीन के 35.5 के साथ सल्फर का 32 कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब H2Cl2 के अंदर सल्फर का तुल्यांकी भार आ जाएगा 32। अब देखो, अब वही डेफिनेशन में दोबारा बोलता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगी। तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके भार भागों की वो संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन का 8 भाग, क्लोरीन का 35.5, और अगर सिल्वर का कंपाउंड है तो उसके 108 भाग से क्रिया करे या उसके वहां से डिस्प्लेस कर दे, उसको बोल दिया जाता है उसका तुल्यांकी भार। ये तो मैंने आपको तुल्यांकी भार की एक बेसिक डेफिनेशन बता दी कि तुल्यांकी भार की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा बता दी। अब आपको मैं बता रहा हूँ तुल्यांकी भार को ज्ञात करने के सूत्र क्या है, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के सूत्र। चलिए अब सूत्र के बारे में बात करते हैं। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के सूत्र, इसमें बहुत सारे पॉइंट हमारे पास है, 1 बाय 1 करके बात करते हैं। पहला पॉइंट मैंने ले लिया, कोई तत्व दे रखा, उस तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है। आपको एक तत्व दे दिया गया, आपसे बोला गया इस तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा। ठीक है, तो तत्व का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका क्या है, वो जो भी तत्व है उस तत्व का हमको परमाणु भार लेना है और उसके परमाणु भार को उस तत्व की संयोजकता से डिवाइड करना है। फॉर्मूला लिख दिया, तुल्यांकी भार बराबर उस तत्व का परमाणु भार अपन उसकी संयोजकता। अब संयोजकता क्या होती है, कोई भी परमाणु जितने बॉन्ड बना सकता है वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे आप जानते होंगे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। तो सभी बच्चों को आता होगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2 और नाइट्रोजन की होती है 3। जैसे हमसे बोला गया ऑक्सीजन, हमसे बोला गया ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार क्या होगा, परमाणु भार हुआ 16, संयोजकता का मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है ना, इसकी संयोजकता 2 होती है, तो 2 का भाग लगाए तो 8 आ गया। बोल सकते हैं ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार परमाणु भार होता है 1, वैलेंसी होती है 1,
एक में एक का भाग लगा, एक आ गया। क्लोरीन का तुल्यांकी भार, इसका परमाणु भार 35.5, संयोजकता 1, तो 35.5 आ गया। और अभी भी जो डेफिनेशन बताए थे ना, पता है उस डेफिनेशन में हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन का 1 के साथ कंबाइन हो, क्लोरीन के 35.5 के साथ, ऑक्सीजन के 8 के साथ। तो ये 1, 8 और 35.5 क्या है, ये बेसिकली उनके तुल्यांकी भार ही तो है। ये लिखो ना, ये देख लो, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, देखो अब ये तो क्या हुआ, हमने आपसे बोला ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार क्या होगा, मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार क्या होगा। कुछ बच्चे ने तो ओ समझ लिया, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो O2 समझ बैठते हैं। देखो अब इसी को मैं फिर ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा इक्विवेलेंट वेट O2, या O का लिखा या O2 का बता रहा हूँ, या इक्विवेलेंट वेट लिखा H के लिए या H2 का लिख रहा हूँ, या इक्विवेलेंट वेट लिखा Cl का या Cl2 का लिख रहा हूँ। इन्हीं तीनों एग्जाम्पल को दोबारा से लिख रहा हूँ मैं। कई बच्चे क्या होते हैं O लिख लेते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो O की जगह O2 लिख देते हैं, फिर बोलते हैं क्या होगा, वही से बोलते हैं सर O का अगर 8 है तो O2 का तो 16 होना चाहिए। समझता हूँ, देखो समझाता हूँ मैं आपको। इक्विवेलेंट वेट O2 का लाना है, O2 का मतलब भार कितना हुआ, ऑक्सीजन का 16 और 2 परमाणु है तो 2 × 16 करेंगे, अपॉन संयोजकता ऑक्सीजन की 2 होती है पर 2 परमाणु है तो 2 × 2 होगी, सोल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब तुल्यांकी भार चाहे O का लिखो या O2 का लिखो 8 होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट लिया हमने इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का H2 के लिए, H2 2 परमाणु है, 2 × परमाणु भार 1 होता है, अपॉन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है पर 2 परमाणु है ना, तो 2 वैलेंसी 2 × 1 क्या, ये भी 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब H लिखो या H2 लिखो, तुल्यांकी भार 1 होता है। इसी टाइप से क्लोरीन Cl2 का तुल्यांकी भार देख लीजिए, Cl2 35.5 का 2 गुना कर दिया, 2 संयोजकता 1, 2 परमाणु है तो 2 × 1 किया तो हमारे पास 35.5 आ गया। तो एक कंसेप्ट क्लियर कर लो, चाहे H हो या H2 हो तुल्यांकी भार 1 होगा, चाहे O हो या O2 हो तुल्यांकी भार 8 होगा, चाहे Cl हो या Cl2 हो तुल्यांकी भार 35.5 होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट लिए हमने तुल्यांकी भार निकाला सोडियम के लिए, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, और सोडियम जो याद है ना फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, 1 का भाग लगा दिया तो 23 बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिए मैंने तुल्यांकी भार लिए एल्यूमिनियम के लिए, आवर्त सारणी हमने पढ़ रखी होगी तो याद होगा तीसरे ग्रुप के अंदर आता है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, संयोजकता 3 होती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार क्या लिखेंगे, परमाणु भार 27, 27 में 3 का भाग लगाते आ जाता है 9। इस प्रकार से हम तत्वों के तुल्यांकी भार लिख सकते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट लिया मैंने, सेकंड ले रहा आयन का तुल्यांकी भार, आपको कोई आयन दे दिया गया और आपसे बोला गया इस आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा। अब आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, वो जो भी आयन है उस आयन का जो भी आयन है उस आयन का सूत्र भार लिखेंगे और उसके अंदर उस आयन के आवेश से डिवाइड कर देंगे। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, आयन का सूत्र भार अपॉन आयन पर आवेश, उस आयन पर जो भी आवेश है। अच्छा आवेश प्लस हो माइनस हो, केवल मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगाने। देखिए इधर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे से बोला गया Mg+2 का तुल्यांकी भार क्या होगा, Mg+2 का तुल्यांकी भार। अब Mg+2 मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24, Mg+2 का भी 24 ही होता है, तो ये 24 में 2 का भाग लगा दिया तो 12 आ गया, तो हम बोल सकते हैं Mg+2 का तुल्यांकी भार आता है 12। नेक्स्ट लिया मैंने O-2 ऑक्सीजन है 16। अब देखो आप पता है जैसे कोई भी परमाणु है अगर वो इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है या इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है तो उसका परमाणु भार नहीं बदलता, आवेश की वजह से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है। तो O-2 का मतलब परमाणु भार तो 16 अपॉन 2 किया तो 8 आ जाएगा। N-3 नाइट्रोजन का होता है 14 अपॉन 3, ये इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। और लिखे मैंने CO3-2 को बोलता है कार्बोनेट आयन। देखो बाहर निकाले, कार्बन को होता है 12, ऑक्सीजन 16 48 और 12 होंगे 60। तो इस आयन का भार कितना हुआ 60 हुआ, आवेश कितना 2, 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो 30 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं SO4-2, देखिए SO4-2 इसको बोलते हैं सल्फेट। ऑक्सीजन होता है 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 32 हो गया 96। तो इस आयन का सूत्र भार हुआ अपॉन आवेश पे 2 है, 96 में 2 का भाग लगाएंगे तो 48 आ जाता है। नेक्स्ट लेता हूं मैं PO4-3 फॉस्फेट आयन। फॉस्फोरस का होता है 31 परमाणु भार 31, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 और 31 देखे तो ये बनेगा आपके 95 में 3 का भाग लगा दो, ये इसका फॉस्फेट का तुल्यांकी भार आ गया। एक और लिखा हमने तुल्यांकी भार एल्यूमिनियम+3 के लिए, एल्यूमिनियम+3 तो आयन का भार कितना हुआ 27, इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हम आयन का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो आयन का तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, वो जो भी आयन है उस आयन का सूत्र भार लिखो और उसके अंदर उस आयन के आवेश से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट बताते हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया।
थर्ड पॉइंट हमने ले लिया, हमें कोई लवण दे दिया गया और हमसे बोला गया इस लवण का तुल्यांकीय भार क्या होगा। थर्ड पॉइंट ले रहा हूं, लवण का तुल्यांकीय भार। लवण का तुल्यांकीय भार कैसे निकालेंगे, वो जो भी लवण दे रखा उसका अणुभार निकालेंगे और उसमें भाग लगा। देखो अगर लवण होगा ना तो लवण हमको धनायन और ऋणायन देगा। लवण को अगर तोड़ते तो हम क्या देगा, हमको धनायन ऋणायन देगा। तो हम क्या करेंगे, लवण को तोड़ने पर धनायन मिलेगा ऋणायन मिलेगा, तो धनायन से कुल धनावेश निकाल लेंगे, ऋणायन से कुल ऋणावेश निकाल लेंगे। हमेशा याद रखना जब भी किसी लवण को तोड़ते हो ना तो आपको जितना धनावेश मिलेगा उतना ही आपको ऋणावेश मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि धनावेश और ऋणावेश का मान अलग अलग हो। इसे समझना, जैसे धनावेश +2 आ रहा है तो ऋणावेश -2 आएगा, अगर धनावेश +6 आ रहा है तो ऋणावेश -6 आएगा, धनावेश अगर +1 है तो ऋणावेश -1 आएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कुल धनावेश और कुल ऋणावेश हमेशा बराबर होता है। तो जब कभी भी आपको किसी लवण का तुल्यांकीय भार निकालना हो तो क्या काम करें, वो जो भी लवण है उस लवण का अणुभार लें और उसको डिवाइड करें उसके कुल धनावेश या फिर कुल ऋणावेश से, क्योंकि कुल धनावेश और कुल ऋणावेश हमेशा बराबर होंगे तो किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखा मैंने, तुल्यांकीय भार बराबर अणुभार अपॉन कुल धनावेश ऑब्लिक कुल ऋणावेश। एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जांपल लिया, मेरे को सपोज इक्विवेलेंट वेट निकालना NaCl के लिए। NaCl लवण होता है, इसको तुल्यांकीय भार निकालना है। तो पहले NaCl को तोड़ के देखें, NaCl हमको देगा Na+ और Cl- देगा, धनावेश +1 हो गया, ऋणावेश -1 हो गया। इसका मतलब 1 का भाग लगाना है और NaCl का अणुभार होता है 58.5, तो तुल्यांकीय भार लिखेंगे 58.5 अपॉन 1, उत्तर आ जाएगा 58.5। तो NaCl का तुल्यांकीय भार है 58.5। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया, मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है CaCl2 के लिए। तो CaCl2 को ब्रेक करके देखें, CaCl2 को ब्रेक करेंगे ये आपको देगा कैल्शियम +2 Cl- कुल धनावेश +2। अब ऋणावेश की बात करें, देखो Cl पे आवेश कितना -1 और 2 है तो -2, तो कुल धनावेश हो गया +2, कुल ऋणावेश हो गया -2, कुल मिला के 2 का भाग लगाना है। CaCl2 का अणुभार निकालेंगे, 111 आता है, कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 का दुगुना क्या तो 71, 71 में 40 जोड़ दें 111 आ जाता है, 111 में 2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाता है 55.5। ये लीजिए इसके लिए आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल लिया मैंने, मेरे को AlCl3 का तुल्यांकीय भार निकालना है। AlCl3 का तुल्यांकीय भार, AlCl3 को तोड़ते हैं तो हमको देता है एल्यूमिनियम +3 Cl- कुल धनावेश +3 हो गया, कुल ऋणावेश Cl पे चार्ज -1 और 3 है तो -3 हो गया, तो कुल धनावेश +3, कुल ऋणावेश -3, कुल मिला के 3 का भाग लगाना है। AlCl3 का अणुभार निकाले, एल्यूमिनियम का होता है 27, क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 को 3 से गुणा करके उसमें 27 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 133.5 में 3 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाता है 44.5। ये ऐसे करके हमने AlCl3 का भी तुल्यांकीय भार निकाल लिया। और बताता हूं आपको मैं, एक और एग्जांपल ले लिया, हमको एल्यूमिनियम सल्फेट का तुल्यांकीय भार निकालना है। एल्यूमिनियम सल्फेट को ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक होगा, 2 एल्यूमिनियम +3 SO4 -2, कुल धनावेश देखो धनायन पे कितना चार्ज है +3 है और कितने है 2 है तो +6 हो गया ना। ऋणायन की बात करें, ऋणायन पे कितना चार्ज है -2 और कितने ऋणायन है 3 तो -6 आ जाएगा, तो कुल धनावेश आ जाएगा +6, कुल ऋणावेश आ जाएगा -6, कुल मिला के 6 का भाग लगाना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुभार निकाले तो अणुभार आता है 342 में 6 का भाग लगा दो 57 आ जाता है। एक और एग्जांपल ले रखा, तुल्यांकीय भार निकालना मेरे को KeToSO4 के लिए। KeToSO4 का तुल्यांकीय भार, KeToSO4 को अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो हमको देता है 2K प्लस SO4 -2, कुल धनावेश +2 आ गया, कुल ऋणावेश -2 आ गया, तुल्यांकीय भार क्या होगा, अणुभार अपॉन 2, अणुभार 174 में 2 का भाग लगा दो 87 आ जाता है। तो कुल मिला के बात ये है, किसी लवण का तुल्यांकीय भार निकालना हो तो तरीका क्या हुआ, उस लवण का अणुभार लेना है और उसको हम डिवाइड करेंगे कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश से। कुल धनावेश और कुल ऋणावेश कैसे पता लगेगा, उस लवण को तोड़ को देख लेंगे, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, लवण का आपको पता है, लवण को जब तोड़ते हैं ना तो वो हमको धनायन ऋणायन देगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अणुभार अपॉन कुल धनावेश और कुल ऋणावेश से निकालो। इस लवण का तुल्यांकीय भार निकालने का मेरे पास एक और तरीका है, ऐसे कर सकते हैं, लवण का तुल्यांकीय भार क्या होगा, उसका लवण का जो धनायन है उसका तुल्यांकीय भार निकालो, उसकी ऋणायन का तुल्यांकीय भार निकालो, दोनों को जोड़ दो तो लवण का तुल्यांकीय भार भी आ जाता है। मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, लवण का तुल्यांकीय भार बराबर धनायन का तुल्यांकीय भार प्लस ऋणायन का तुल्यांकीय भार। मतलब वो जो लवण है उस लवण को, लवण टूटेगा तो धनायन ऋणायन देगा, धनायन ऋणायन देगा ना, तो क्या कहता है ये,
कि उसके धनायन का तुल्यांक की बार निकाल लो, उसकी ऋणायन का तुल्यांक की बार निकाल लो, दोनों को ग्राफ जोड़ोगे ना तो उससे भी लवण का तुल्यांक की बार आ जाता है। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे को तुल्यांक की बार निकालना NaCl के लिए, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो अभी भी लिए थे। NaCl का तुल्यांक की बार निकाला तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, NaCl का तुल्यांक की बार बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस। Na प्लस का तुल्यांक की बार क्या होगा, 223 होगा, Cl माइनस का 35.5, दोनों को जोड़े तो 58.5। अभी आपने देखा था ना थोड़ी देर पहले हमने 58.5 ही बताया था। और एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। हमने बात करी इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 को बने से लिख दें इक्विवेलेंट वेट, अब इसमें धनायन कौन है तो कैल्शियम है, ऋणायन कौन है तो Cl माइनस है, तो इसको बने ऐसे लिख सकते हैं ना, कैल्शियम +2 का तुल्यांक की बार प्लस Cl माइनस का तुल्यांक की बार। अब कैल्शियम +2 का तुल्यांक की बार क्या होगा, तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, चार्ज इसके ऊपर 2 है, 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, Cl माइनस का आएगा 35.5, दोनों को जोड़ेंगे 55.5। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये CaCl2 का, ये रहा CaCl2, इसका तुल्यांक की बार 55.5 आया था। ठीक है, और लेते हैं एग्जांपल LCl3 देख लो। अब LCl3 का तुल्यांक की बार क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम +3 का तुल्यांक की बार प्लस Cl माइनस का तुल्यांक की बार। एल्यूमिनियम +3 का क्या होगा, एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 में 3 का भाग लगाएं तो ये तो आ जाएगा 9, इसका तो आ गया 9, इसका आ गया 35.5, इनको जोड़ देते हैं 44.5। अभी भी हमने 44.5 ही बताया था। और देख लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट का तुल्यांक की बार, एल्यूमिनियम सल्फेट का तुल्यांक की बार क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम +3 का तुल्यांक की बार प्लस सल्फेट का तुल्यांक की बार। एल्यूमिनियम +3 का होता है 9, सल्फेट का होता है 48, ये सब बता चुके हैं अभी, इनको जोड़े ये 57 आ जाएगा। एक और देख लेते हैं K2SO4 का तुल्यांक की बार क्या लिखोगे, तो K+ का तुल्यांक की बार प्लस सल्फेट का तुल्यांक की बार, K+ का तुल्यांक की बार। पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, आवेश 1 है, 39 में 1 का भाग लगाएंगे तो 39 आएगा। सल्फेट इसका जो सूत्र भार निकल के आता है 96 आता है, 96 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 48 आया, 48 और 39 दोनों को जोड़े तो ये 87 आता है। अभी भी 87 बताया था। तो कुल मिला के बात ये है, लवण के तुल्यांक की बार को ज्ञात करने के 2 रास्ते आगे। रास्ता नंबर 1 अणुभार अपॉन कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश, एक तो ये तरीका होगा, और दूसरा तरीका क्या है, उसके धनायन का तुल्यांक की बार निकाल लो, ऋणायन का तुल्यांक की बार निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, उससे भी लवण का तुल्यांक की बार आ जाता है। तो दोनों ही तरीके होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। 4th पॉइंट, अम्ल का तुल्यांक की बार। अब हम एक अम्ल के तुल्यांक की बार के बारे में बात करते हैं। अम्ल का तुल्यांक की बार, देखो अम्ल जो होता है ना, अम्ल की प्रवृत्ति होती है H+ आयन त्यागने की, और एक अम्ल जितने H+ आयन त्यागता है उसको बोलते हैं उसकी क्षारकता। अम्ल जो होता है ना, अम्ल की टेंडेंसी होती है H+ आयन त्यागने की, और अम्ल जितने H+ आयन त्यागता है उसको बोलेंगे उसकी क्षारकता। तो अम्ल का तुल्यांक की बार निकालने का तरीका, उस अम्ल का अणुभार उसको उसकी क्षारकता से डिवाइड कर दीजिए। तुल्यांक की बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, अम्ल का तुल्यांक की बार बराबर अम्ल का अणुभार अपॉन उस अम्ल की क्षारकता का भाग लगा दिया। अब क्षारकता को बोलते हैं बेसिसिटी। इसका मतलब होता है अम्ल के द्वारा त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या। वो अम्ल जितने H+ आयन त्यागता है वो उसकी बेसिसिटी या उसकी क्षारकता कहलाती है। कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने अम्ल लिया HCl एक H+ आयन देगा तो हम बोलेंगे HCl की क्षारकता का मान 1 होगा। H2SO4 2 H+ आयन देता है तो इसकी क्षारकता का मान 2 हो गया। और हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एक H+ आयन त्यागता है इसलिए इसकी क्षारकता 1 होती है। ये वाला जो HL है ये H+ आयन त्याग के एक तो हमको देगा एस्टेटाइन और एक हमको देगा H+ आयन, इसका मतलब एक H+ आयन त्यागता है। अब देखो आप ऐसा मत बोलना कि इसमें तो 3 और 4 हाइड्रोजन है तो इसकी क्षारकता 4 होगी, उसके पास कितनी हाइड्रोजन है वो अलग बात है। बात ये है वो देता कितना है, इसके बाद तो 1000 हाइड्रोजन है पर देता तो एक ही है ना, तो इसका क्षारकता 1 होगी, 1000 थोड़ी ना होगी। इसका मतलब इसके बाद हाइड्रोजन तो 4 है पर आप ये देखो देता कितने, तो देता तो एक ही है ना, क्योंकि जब एसिटिक एसिड जब टूटता है, एसिटिक एसिड जब टूटता है ना, एक तो ये देता है एस्टेटाइन और एक आपको देता है H+ आयन। इससे पता लगा एक ही H+ आयन देगा तो इसकी क्षारकता का मान 1 होता है। HCOOH फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड ये लीजिए, ये फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड भी क्या करता है, एक तो ये फॉर्मेट आयन देगा उसके साथ में ये H+ आयन देता है, इसका मतलब फॉर्मिक अम्ल की क्षारकता का मान भी 1 होता है। ऐसे करके हम इनकी क्षारकता निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो जी कुछ और एग्जांपल बता रहा हूं अम्ल के और उनकी क्षारकता के बारे में। और लिया मैंने अम्ल लिया मैंने नया, नेक्स्ट अम्ल लिया HCl एक H+ आयन देगा, इसकी क्षारकता का मान नहीं हुआ। नेक्स्ट मैंने फास्फोरस के अम्ल ले लिए, ये तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO4 H3PO3 और एक होता है H3PO2।
तीनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ चार ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। H3PO4, H3PO3 और H3PO2। H3PO4 जो होता है, H3PO4 3 हाइड्रोजन देता है, इसकी क्षारकता का मान 3 होगा। H3PO3 2 हाइड्रोजन देता है, इसकी क्षारकता का मान 2 होगा। H3PO2 1 हाइड्रोजन देता है, इसकी क्षारकता का मान 1 होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, हाइड्रोजन तो तीनों के पास 3 है, पर देते ये 3 देता है, इसकी क्षारकता 3 होगी। ये 2 ही देता है, इसकी क्षारकता 2 होगी। 1 देगा, इसकी क्षारकता का मान 1 होगा। ठीक है, एक और ले लिया मैंने, ऑक्सिलिक एसिड COO, इसको ऑक्सिलिक एसिड 2 H+ देगा, इसकी क्षारकता का मान 2 होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये जो फास्फोरस का एसिड है ना H3PO4, इसको मैंने स्ट्रक्चर से भी समझा। इधर देखो, ये H3PO4, ये मैंने H3PO4 का स्ट्रक्चर बना दिया। ये फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन बना दिया। ये हमारा H3PO4 का स्ट्रक्चर है। H3PO3 की बात करें तो ये H3PO3 का स्ट्रक्चर बना दिया। फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। ये H3PO3 आ गया और ये मेरा H3PO2 बन गया। ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, फास्फोरस हमारा सेंटर एटम है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये फास्फोरस के साथ में जो बॉन्ड बना रहा है ना, वो इस ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो ज्यादा होती है, तो होगा क्या, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब इसने 3 H+ दी है, इसलिए बोलेंगे इसकी क्षारकता का मान 3 होगा। इधर आ जाओ, देखो अब H3PO3 समझाता हूं। इसका मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ वाया हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हो, मतलब बीच में जो हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ वाया ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे, मतलब उन दोनों के बीच में क्या आ रहा, ऑक्सीजन आ रहा हो, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और उस हाइड्रोजन को वहां से रिलीज कर देता है। हाँ, अगर हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रही हो और बीच में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो होगा क्या, हाइड्रोजन और फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अप्रोक्स सेम होती है। जब विद्युत ऋणता दोनों की लगभग बराबर होगी तो ये बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटेगा। इसका मतलब वो हाइड्रोजन जो फास्फोरस से डायरेक्ट बॉन्ड बना रही है ना, वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती है। अब देखो इसमें भी ये हो रहा है, एक हाइड्रोजन वाया ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, ये भी वाया ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, पर ये जो हाइड्रोजन है ये फास्फोरस से डायरेक्ट बॉन्ड बना रही है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो क्यों 2 ही हाइड्रोजन रिलीज होंगे ना, इसलिए बोलेंगे इसकी क्षारकता का मान 2 होता है। ठीक है, अब आप याद ही कर लेना। नेक्स्ट लिया हमने H3PO2। अब H3PO2 का स्ट्रक्चर ये रहा, आप देख लीजिए, ये हाइड्रोजन भी फास्फोरस से बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन भी फास्फोरस से बॉन्ड बना रहा है। इसका ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी नहीं टूटेगा, केवल यही टूटेगा ना, तो एक ही हाइड्रोजन देगा ना। अब याद कर लेना भैया, H3PO4 इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इनकी बेसिसिटी ये मैंने आपको बता दी है। इसके लिए होता है 3, इसके लिए होता है 2 और इसके लिए होता है 1। अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी कई बार हमारे काम आएगा। ठीक है, चलिए और आगे बताता हूँ। चलिए अब मान लो मेरे को तुल्यांक की बार लिखना भैया HCl के लिए। अब HCl अम्ल है, 1 H+ देता है, इसकी क्षारकता का मान क्या होगा, 1। अणुभार होता है 36.5 में 1 का भाग लगा है तो 36.5 आ गया। नेक्स्ट मेरे को तुल्यांक की बार निकालना H2SO4 के लिए। H2SO4 का अणुभार 98 होता है, 98 में 2 का भाग लगा तो 49 आ गया। एसिटिक एसिड का तुल्यांक की बार निकालना है। एसिटिक एसिड का अणुभार होता है 60, 60 में 1 का भाग लगाओ तो 60 आ जाएगा। H3PO4 का तुल्यांक की बार निकालना है। H3PO4 का अणुभार होता है 98 और अम्लता क्षारकता अभी बताया ना 3, तो 98 में 3 का भाग लगाया तो 32.66 आ जाएगा। नेक्स्ट तुल्यांक की बार निकालना है। H3PO3 के लिए अणुभार होता है 82 और क्षारकता का मान 2 होता है ना, H3PO3 के लिए अभी डिस्कस किया ना, 2 का भाग लगाए तो 41 आ जाएगा। तुल्यांक की बार निकालना है हमको H3PO2 के लिए। H3PO2 का अणुभार होता है 66 और क्षारकता अभी डिस्कस कर ली हमने, 1 होती है, 1 का भाग लगा तो 66 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया तुल्यांक की बार ले लिया ऑक्सिलिक एसिड के लिए। ऑक्सिलिक एसिड का अणुभार होता है 90 और इसकी क्षारकता होती है 2, 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो 45 आ जाएगा। ये जो ऑक्सिलिक अम्ल है ना, तो ऑक्सिलिक अम्ल जो है ना वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है निर्जल, एक होता है जलयोजित।
एक तो क्या होता है निर्जल, निर्जल का मतलब इसके अंदर जल के अणु नहीं पाए जाते हैं। एक होता है जलीयोजित, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसके अंदर दो जल के अणु भी पाए जाते हैं। तो ये लिखा ना मैंने COO, यहाँ लिखा डॉट 2H2O। तो ये इन दोनों में अंतर क्या है, ये ऑक्जेलिक अम्ल का ये निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल है और ये जलीयोजित ऑक्जेलिक अम्ल है। जलीयोजित का इसके अंदर जल के अणु पाए जाते हैं। और ध्यान रखना ऑक्जेलिक एसिड के अंदर दो जल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक भार क्या होगा, तो उत्तर दे दें 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए जलीयोजित ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक भार क्या होगा, जलीयोजित देखो अम्लता तो दो ही रहेगी पर अणुभार तो बदल जाएगा ना। तो जलीयोजित का अणुभार देखो इसका 90 था ना, अब यहाँ क्या होगा, दो जल के अणु और आगे, वाटर का होता 18 दूनी 36, तो 90 में 36 जोड़ेंगे तो 126 आ गया। ये तो अणुभार, और जो क्षारकता वो तो दो ही रहेगी, 126 में 2 का भाग लगाएंगे तो 63 आ जाएगा। याद रख लेना, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक भार होता है 45 और जो जलीयोजित ऑक्जेलिक अम्ल है उसका तुल्यांक भार होता है 63। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आते हैं अपने। और बताता हूँ, नेक्स्ट लिया मैंने क्षार का तुल्यांक भार। जैसे ये अम्ल का तुल्यांक भार बताना, इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ क्षार का तुल्यांक भार। क्षार का तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे, वो जो भी क्षार आपके पास दे रखा है उसका अणुभार लेना है और उसको डिवाइड करेंगे उसकी अम्लता से। अब यहाँ अम्लता का मतलब वो क्षार जितने OH माइनस आयन देता है वो उसकी अम्लता कहलाती है। ये लीजिए, तुल्यांक भार बराबर अणुभार अपॉन उसकी अम्लता। अम्लता का क्या मतलब है, अम्लता को बोलना है एसिडिटी और क्षारकता को बोला जाता है बेसिसिटी। तो अम्लता का मतलब है क्षार के द्वारा त्यागी जाने वाले OH आयनों की संख्या। ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने क्षार लिया NaOH एक OH आयन देगा तो एक अम्लता आ गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH आयन देता है तो इसकी अम्लता आ गई 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH आयन देता है, इसकी अम्लता आ गई 3। NH4OH 1 OH आयन देगा, इसकी अम्लता आ जाती है 1। ठीक है, तो अगर हमको इनके भी तुल्यांक भार निकालने हो, एग्जांपल ले लिया मैंने, NaOH का तुल्यांक भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अणुभार 40 अपॉन 1 किया तो 40 आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक भार निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार होता है 74 में 2 का भाग लगाए तो 37 आ जाए। नेक्स्ट NH4OH का तुल्यांक भार निकालना है, अणुभार होता है 35 अपॉन 1 किया तो 35 आ जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, अणुभार में 3 का भाग लगा जाए तो 26 आ जाता है। अब हमने आपको तुल्यांक भार ज्ञात करने के इतने सारे सूत्र बता दिए। अब इन सारे सूत्रों को मैं इन जनरल करके समझाता हूँ। भाई बेसिकली हम कर क्या रहे, अगर तत्व है तो उसका परमाणु भार ले रहे हैं, अणु है तो अणु भार ले रहे हैं, आयन है तो उसका आयन का भार ले रहे हैं, उसके अंदर भाग लगा रहे हैं। तो कुल मिला के इसका एक सामान्य सूत्र बनाया जाए तो सामान्य सूत्र क्या होगा, तुल्यांक भार बराबर परमाणु भार। अगर तत्व का तुल्यांक भार निकाले तो परमाणु भार लोगे, अम्ल क्षार है तो आप अणु भार लोगे, और लवण है या आयन है तो वहां पर आप सूत्र भार लोगे। तो ये जनरल बात कर ली, परमाणु भार ऑब्लिक अणु भार या सूत्र भार, इसमें किसका भाग लगाएंगे। अब देखो, अगर आप तत्व का तुल्यांक भार निकालते हो तो संयोजकता का भाग लगाते हो, तत्व का तुल्यांक भार निकाला तो संयोजकता का भाग लगा दिया। अम्ल का तुल्यांक भार निकाला तो क्षारकता का भाग लगा दिया। क्षार का तुल्यांक भार निकाला तो अम्लता का भाग लगा दिया। आयन का तुल्यांक भार निकाला तो आवेश का भाग लगा दिया, और लवण का तुल्यांक भार निकाला तो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश का भाग लगा दिया। पर इतनी सारी चीजें ना बोल के और मैं से बोल देता हूँ कि वो जो भी है उसमें भाग लगा दो n फैक्टर का, उसमें भाग लगा दो वैलेंसी फैक्टर का। तो एक नई टर्म मैंने आपको बता दी जिसको बोला मैंने एन फैक्टर और इसको बोला मैंने वैलेंसी फैक्टर। अब आप कहेंगे एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर का क्या मतलब है। एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर कोई तत्व है तो तत्व में एन फैक्टर का मतलब है संयोजकता। दूसरा, अगर अम्ल है तो अम्ल के अंदर एन फैक्टर का मतलब उसकी क्षारकता। अगर क्षार है तो क्षार के एन फैक्टर का मतलब उसकी अम्लता। और कोई लवण है तो लवण में एन फैक्टर का मतलब है कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। और कोई आयन है तो वहां एन फैक्टर का मतलब है उस आयन का आवेश। कुल मिला के एन फैक्टर हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, पर इनको अलग अलग ना बोल के एक सिंगल वर्ड से बोल दिया जाता है कि इसका ये एन फैक्टर है, इसका वैलेंसी फैक्टर है। समझ में आया आपको ये।